पीडीएफ नजर आ रहा है आपको? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैन यू सी माय स्क्रीन? पीडीएफ नजर आ रहा है आप लोगों को? और हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर, स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर में मेन थीम ही यही है कि किस तरीके से फूड के प्रोडक्शन को एनहांस किया जा सकता है, क्यों इसकी नीड है, किस नीड क्यों है और कैसे करना है। तो इसमें हमने यही सब डिस्कस किया था कि दो हमारे मेजर सोर्सेज हैं फूड के, एनिमल्स हैं और क्या है, प्लांट्स। या तो हम लोग एनिमल पे डिपेंडेंट है या फिर क्या है, प्लांट्स पे। देखा जाए तो जो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है वो भी इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर। जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो भी तो कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। इसमें हम 4 स्टेप्स को डिस्कस कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर एंड सिंगल सेल प्रोटीन। ये 4 वो मेजर एरियाज हैं जिसके ऊपर ध्यान देकर हम जो है वो फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हैं, राइट। तो एनिमल हस्बेंड्री हम डिस्कस कर रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या था कि लाइव स्टॉक एनिमल्स को रखना, डोमेस्टिक एनिमल्स को घर रखना, फार्म बनाना, उनकी केयर करना, उनकी ब्रीडिंग पे ध्यान देना, उनको लव देना, अफेक्शन देना, उनकी प्रॉपर सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि आप अगर कोई भी फार्म बनाते हो, लाइव स्टॉक एनिमल्स को रखते हो, डोमेस्टिक एनिमल्स को रखते हो, ऐसे एनिमल्स को रखते हो जिससे ह्यूमंस को बेनिफिट होना है, तो उस पे हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इंडिया के पास, चाइना के पास लाइव स्टॉक का पूरे वर्ल्ड का 70% है, लेकिन हमारा फूड कंट्रीब्यूशन कितना है, ओनली 25%। क्यों? क्योंकि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी में लैक करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखना है कि कैसे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, कैसे टेक्निक्स को यूज करके हम फूड प्रोडक्शन को इनहांस कर सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री हम पढ़ने जा रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ रहे थे कि डेयरी फार्म को मैनेज कैसे करना है, पोल्ट्री फार्म को मैनेज कैसे करना है, बी कीपिंग क्या है, फिशरीज क्या है। ठीक है, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। हमने कल डिस्कस किया था डेयरी फार्म मैनेजमेंट। जब भी आप ऐसे लिखोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेयरी फार्म क्या होते हैं, कौन से एनिमल्स वहां रखे जाते हैं, कैटल्स को रखा जाता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का काम लेना, काउ डंग से फ्यूल बनती है, बीफ मिलता है, बट हमारा यहाँ मेन फोकस क्या है, ओनली एंड ओनली मिल्क प्रोडक्शन। तो मैनेज क्यों करना है भाई, हमारा पर्पस क्या है? पर्पस यही है हमारा कि हमें क्या चाहिए, क्वालिटी प्लस क्या चाहिए हमको, क्वांटिटी। कि दूध ज्यादा भी हो और उसकी क्वालिटी भी हो। ज्यादा हो ताकि बहुत ज्यादा लोगों को खाना मिल सके, क्वालिटी हो ताकि सिर्फ खाना ना मिले, उन्हें पोषण भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले। ठीक है, ये जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है ये ब्रीड पे बहुत डिपेंड करती है। हम कहते हैं ना नस्ल अच्छी है, एनिमल की ब्रीड पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बड़ा जनरल नॉलेज के टॉपिक है ये, कि आपने कोई फार्म रखा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अच्छी ब्रीड के एनिमल को डिसाइड करना है, क्लीनलीनेस मेंटेन करनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, खाना अच्छा दो, क्वालिटी दो, क्वांटिटी दो, एंड फीड इन अ साइंटिफिक मैनर। ये मैंने आपको कल भी बताया था, इट डजंट मीन कि यू हैव टू हायर अ साइंटिस्ट टू फीड द एनिमल्स। इसका मतलब यह है एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए उनको फीड करने का। ठीक है, मैंने इसकी आपको इमेज भी दिखाई थी कि अच्छी क्वालिटी का चारा फोडर देना चाहिए। जहां फिर ये फीड करते हैं पीछे क्या होता है, एक स्लोप होता है। अगर इसने काउ डंग पास किया तो वो सीधा डिप्रेशन में चला जाता है और वाटर फ्लो होता है। सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हो, साइंटिफिक मैनर का मतलब है कि इस तरीके से फीड किया जाए, इस तरीके से वो काउ डंग पास करें कि फालतू की कोई गंदगी कहीं पे नहीं होनी चाहिए, डिसीजेस फैलेंगी इससे। क्लीनलीनेस मेंटेन करनी है हमने यहाँ पर, राइट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ब्रीड अच्छी होनी चाहिए, इनकी ब्रीडिंग पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, इनकी मेटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। काउ जब एक बार प्रेग्नेंट होती है, काल्फ को जन्म देती है, लैक्टेशन के बाद उसका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ता है। सपोज पहले वो 10 लीटर दे रही है, ऐसे ही नॉर्मल एक एग्जांपल लिया हुआ है। उसके लैक्टेशन के बाद क्या है, वो लगभग 15-20 ml तक वो मिल्क सप्लाई हो जाती है। उसकी लैक्टेशन के बाद उसका जो मिल्क सप्लाई है वो बढ़ता जाता है। वर्गीज कुरीन
वर्गीसी कुरियन भी बोला जाता है इन्हें, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज नोन एज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन दी इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हमें ये पढ़ना, जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आप कौन से एनिमल से डील कर रहे थे, हम लोग पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में डील कर रहे थे डेयरी वाले एनिमल से, कैटल से, राइट। लेकिन पोल्ट्री फार्म एनिमल्स में क्या होगा, हम डील करेंगे पोल्ट्री बर्ड से, जिसमें जैसे ये हेन है, चिक्स हैं और टर्कीज हैं। डक है, हेन है, चिकन है, टर्की, गूस, बतख जिसको हम बोलते हैं, इन सबको रखा जाता है। जैसे डेयरी फार्म का को रख करने का हमारा पर्पस क्या था, मेन पर्पस था हमारा मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन पोल्ट्री फार्म अगर हम बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म से हमारा पर्पस क्या होगा, एग प्रोडक्शन करना और मीट की प्रोडक्शन करना, क्योंकि मेन अब इनके मिल्क से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या होगा, एग की प्रोडक्शन को इन्हांस करना है और मीट की प्रोडक्शन को भी इन्हांस करना है। फिर वही बात कि हमें क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। ऐसा ना नहीं होगा कि हमें मीट तो बहुत सारा मिल रहा है बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक हैन है, वो एग्स तो बहुत सारे दे रही है बट वो किसी काम की नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो हमें क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चाहिए। क्वांटिटी के लिए ये वर्ड यूज होता है यील्ड का। इनको कैसे मैनेज करोगे, कुछ पॉइंट्स कॉमन रहेंगे। क्लीनलीनेस मेंटेन होनी चाहिए, साफ सफाई मेंटेन होनी चाहिए। जिस जगह पे इसको रखा जा रहा है, आप जिस जगह बर्ड्स को रखते हो, प्रॉपर एरेशन, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। वेटरनरी डॉक्टर की विजिट बहुत जरूरी है। कोई डिसीज फैल रही है, क्योंकि बहुत बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानवरों में फैलती हैं, फिर वो धीरे धीरे इंसानों में भी आ जाती हैं। जैसे बर्ड फ्लू फैला था, वो बर्ड से ही फैला था। तो टाइम रहते उस डिसीजेस को हम रोक सकें। जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, इनको भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, पर ये गोलियां नहीं खा सकते, तो जो ये पानी पीते हैं उसी में एंटीबायोटिक्स डिसॉल्व कर दी जाती है। इनको मेज का दलिया देना चाहिए। मेज का मतलब होता है मक्का, और मक्के के बारे में आपको पता है कि प्रोटीन रिच होता है। प्रोटीन अगर उनके बॉडी में ज्यादा जाएगा तो उनका जो मीट प्रोडक्शन होगी वो ज्यादा होगी। प्रोटीन खाने से मसल मास बढ़ेगा, मसल मास बढ़ने से क्या होगा, उनका जो मीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगा। और इसीलिए तो हम ये कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी यही है कि हमें किस तरीके से फूड प्रोडक्शन को इना, फूड चाहे मिल्क हो, फूड चाहे एग हो, फूड चाहे मीट हो, हमें इनकी को प्रोडक्शन को इन्हांस करना है। स्ट्रैटेजीज ऐसी ऐसी बनानी है कि हम जो हमारे पास एनिमल्स हैं, जो हमारे पास बर्ड्स हैं, उनकी केयर भी करें और उनसे फूड प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा वाला ले सकें, क्वालिटी भी ले सकें और क्वांटिटी भी ले सकें। कि जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ये सारे के सारे जो है ये प्रॉपरली फीड कर सके, सबको क्या मिल सके, न्यूट्रिशन मिल सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको मेज का दलिया क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये रिच है प्रोटीन में। प्रोटीन रिच होने के कारण इनका मसल मास बढ़ता है। मसल मास बढ़ने से इनका जो प्रोटीन मीट की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाती है। आई डोंट थिंक कि इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है। फिर भी कहीं डाउट आए तो इसको नोट्स में से पढ़ो और मुझसे डिस्कस कर लेना। लास्ट में हम इसको सारा रिपीट एक बार करेंगे फिर से। इसके बाद है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर बर्ड्स को आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रखा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, फार्म मैनेजमेंट जब आप करते हो तो आपको पता होना चाहिए फार्म में कौन कौन से एनिमल्स रहेंगे। मैनेज करने का पर्पस क्या है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। मैनेज करोगे कैसे, कौन से प्रोडक्ट आपको उससे मिलेंगे, आप इसके हाइलाइट्स बना बना के साथ में लिखोगे। आप पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होते हैं उनको आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाता है। मैं एक इमेज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं आपको एक बार लेक्चर के बाद वो इमेज दिखा दूंगी। पोल्ट्री फार्म में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े फार्म्स बने हुए हैं और उन्हें ज्यादातर आर्टिफिशियल लाइट के अंदर रखा रहता है। आर्टिफिशियल लाइट का मतलब होता है कि शेड लगा रखे होते हैं, शेड के अंदर बल्ब जगाए होते हैं, एलईडी बल्ब होते हैं, वो लगा रखे होते हैं। अब ये आर्टिफिशियल लाइट का जरूरत क्या है, रीजन क्या है और बेनिफिट क्या है। रीजन ये है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनमें एग प्रोडक्शन लाइट पे बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। लाइट कितनी है, कितनी देर के लिए है, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। लेंथ ऑफ द लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ये दोनों पॉइंट बहुत जरूरी हैं। ये एग प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, लेंथ एंड इंटेंसिटी।
सर्दियों के दिनों में जब दिन छोटे होते हैं, दिन जल्दी छुप जाएगा, अंधेरा जल्दी हो जाएगा, तो जब इनको लाइट कम मिलती है ना, तो इनकी जो एग प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि पोल्ट्री फार्म के बर्ड्स को आर्टिफिशियल लाइट में रखा जाता है। उसका पर्पस क्या है कि लाइट पे इनकी एग प्रोडक्शन डिपेंड करती है, कितनी लाइट आ रही है, कितनी देर के लिए आ रही है, ये इसकी एग प्रोडक्शन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हमारे अंदर क्या है कि हमारे यहाँ लाइट, हम लाइट को रिसीव कहाँ से करते हैं? सिर्फ आंखों से। लाइट तेज आ गई, आंखें ऐसे एकदम से, लाइट कम होती है आंखें फैल जाती हैं। लाइट धीरे होगी तो सॉरी, लाइट तेज आती है तो हमारी आंखें एकदम से सिकुड़ने लग जाएंगी। लाइट कम होगी तो हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, आंखें फैलती हैं। तो इन शॉर्ट, हमारी बॉडी के अंदर लाइट को परसीव कौन करता है? सिर्फ हमारी आईज। बट इनके अंदर स्कल से भी लाइट अंदर जाती है, स्किन से भी जाती है और फेदर से भी जाती है, आई से तो जाती ही जाती है। चीज ध्यान रखनी है कि पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर लाइट बहुत जरूरी है। दे आर केप्ट अंडर द आर्टिफिशियल लाइट। रीजन ये है कि लाइट की वजह से इनका एग प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइट की लेंथ कितनी है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, दोनों मैटर करती है। हमें सिर्फ लाइट आंखों से ही रिसीव होती है, लेकिन ये स्कल से, अपने यहाँ टॉप से, स्कल के स्किन से और फैदर से भी लाइट को रिसीव करते हैं। होता क्या है, जितनी ज्यादा देर तक लाइट जाएगी वो इसकी क्या करेगी, ब्रेन में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगी। जैसे हमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वैसे ही इनमें भी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका जो एंटीरियर लोब होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, FSH और LH। अब ऐसे लिख सकते हो कि लाइट आई, लाइट ने किसको एक्टिवेट किया? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ही ये एक्टिव होगी तो किसका लेवल रेज हो जाएगा बॉडी में? FSH का और LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम करेंगे। LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो एग प्रोडक्शन की को इनहांस कर देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा उनको ये मतलब नहीं है कि नेचुरल लाइट मिल रही है या आर्टिफिशियल मिल रही है, लाइट आनी चाहिए। इसीलिए सर्दी हो गर्मी हो आर्टिफिशियल लाइट्स में रखते हैं। बर्ड्स को लगता है कि उन्हें कंटिन्यूसली लाइट मिल रही है, कंटिन्यूसली लाइट मिलेगी तो एग प्रोडक्शन भी जो क्या है वो इनकी इनहांस हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा शायद कुछ नेटवर्क इशू है, PDF ही नहीं ओपन हो रहे हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस मैम। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। उसके बाद हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि कंटिन्यूस लाइट की वजह से इनका एग प्रोडक्शन इनहांस हो जाता है। अगर इन केस कोई डिसीज आ जाती है इन बर्ड्स के अंदर, तो इनको एंटीबायोटिक्स दे दी जाती है, पानी में डिजोल्व करके इन्हें दे सकते हैं।
जैसे डिसीज जैसे बर्ड फ्लू फैला था बहुत पहले, बर्ड फ्लू वायरस के थ्रू फैला था, वो वायरस था H5N1। की कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना, बर्ड फ्लू कौन से वायरस से फैला था, H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बोला जाता है, एवियन का मतलब होता है बर्ड्स, ठीक है, एवियन वर्ड जहां भी आ जाता है, फ्लाई या बर्ड्स वर्ड होता है इसका मतलब, इन्फ्लुएंजा वायरस था ये। 85% केसेस में ये बर्ड्स को ही अफेक्ट करता है, कुछ केसेस में ये इंसानों में भी देखा गया था। तो हमने दो चीजें अभी पढ़ ली हैं, कि क्या पढ़ा हमने, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, और डेयरी फार्म मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। एनिमल हस्बेंड्री का थर्ड टॉपिक आता है एनिमल ब्रीडिंग। हमने मैनेज तो कर लिया, डेयरी फार्म को भी मैनेज कर लिया और पोल्ट्री फार्म को भी मैनेज कर लिया। अब ब्रीडिंग भी तो बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग का मतलब होता है मीटिंग बिटवीन दी एनिमल्स, मेट करवाना मेल और फीमेल को, और फिर उसके बाद नए ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होना, रिप्रोडक्शन करना, सिंपल आप कह सकते हो। ब्रीड को कैसे डिफाइन करोगे, ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, एक तरह से एक ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो जिनके पूर्वज सेम थे, एंसेस्टर सेम थे, और वो साइज में, जनरल अपीयरेंस में, फीचर्स में सेम है। अब हम इंसान है, ह्यूमन बींग्स हैं, फैमिली में ब्लड रिलेशन है हम मानते हैं, पर अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं वो अपने साइज में, अपने फीचर में, जनरल अपीयरेंस में सेम है। हम, हमारा सर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, कोई ऐसे इंसान तो नहीं है ना जिनपे चार हाथ होंगे, तो जनरल अपीयरेंस में हम सेम है, तो हम एक ब्रीड कहलाएंगे। डॉग्स हैं जैसे, एक ब्रीड है वो, उसमें फिर आगे अलग अलग नाम होंगे उनके। अब ब्रीड का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर रिलेटेड बाय द एंसेस्टर्स, और वो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में सेम है। आप ये नहीं लिख सकते हो कि ऑल ऑफ द कैरेक्टर में सेम होंगे, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में वो सेम रहते हैं। ब्रीड एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इस पे, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर, ऑल ऑफ द कैरेक्टर, आप यही उलझ जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में ये सेम रहते हैं। जब आप सॉरी एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं हम, या मैंने एक वर्ड ना ये गलत लिख दिया, ये प्लांट नहीं एनिमल ब्रीडिंग आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप इस जगह पे। ये मैंने लिखा है ना एम ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यहाँ पे एनिमल वर्ड आना चाहिए था, ठीक है। जब हम एनिमल ब्रीडिंग कराते हैं तो हमारा पर्पस क्या है, पर्पस तो यही है कि ईल्ड बढ़े, जितना ज्यादा मीटिंग होगी, जितनी ज्यादा ब्रीडिंग होगी, रिप्रोड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता जाएगा। हमने फार्म लगा रखा है, तो वो अगर वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा तो नए नए ऑफस्प्रिंग भी तो आएंगे ना, नंबर बढ़ेगा, मतलब ईल्ड बढ़ रही है। दूसरा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पर्पस है वो क्या है, डिजायरेबल क्वालिटीज के अंदर इंप्रूवमेंट करना, ऐसी क्वालिटीज में इंप्रूवमेंट करना जो हमें चाहिए, जो बहुत अच्छी है। डिसी कुछ मतलब बर्ड्स लगा लो, एनिमल्स हैं जो इम्यून है, डिसीजेस कम होती हैं, ठीक है। कईयों की एग प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, कईयों की मीट बहुत अच्छा होता है, मीट प्रोडक्शन बहुत अच्छा, मतलब डिजायरेबल क्वालिटीज को हमने बढ़ाना है। बात यहाँ पे भी वही आ जाती है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी की, बट थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिखोगे। यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन है थोड़ी सी, इससे पहले तो बहुत ज्यादा इजी था। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है एनिमल्स के बीच में ब्रीड कराना, मेटिंग कराना, मतलब रिप्रोड्यूस कराना आप कह सकते हो। एक ब्रीड का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल है जिनके एंसेस्टर सेम है, राइट, जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर में एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। दो तरह से ब्रीडिंग हो सकती है, ये बहुत अच्छे से इसको आपको याद रखना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसीलिए बनाया ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इन ब्रीडिंग हो सकती है और एक आउट ब्रीडिंग हो सकती है। पहले तो आप इन दो चीजों को समझो। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है, सेम ब्रीड के अंदर ही मेटिंग करवा दो, तो ये क्या कहलाएंगे, इन ब्रीडिंग। आप ब्रीड भी चेंज कर सकते हो, स्पीशीज भी चेंज कर सकते हो, आउट ऑफ द ब्रीड आप जब भी जा रहे हो तो वो क्या कहलाया जाएगा, आउट ब्रीडिंग। पहली बात, आउट ब्रीडिंग के टाइप्स हैं आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, एक बार इसको सुनोगे समझ जाओगे। आपको इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से हो सकती है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। ध्यान रखना है आपको, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है। ब्रीडिंग बिटवीन दी एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, बड़ा सिंपल है, सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में मेटिंग करा दो। सेम ब्रीड आप जानते हो, ब्रीड का मतलब क्या होता है, दिस इज नॉन एज दी इन ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे एक गाय है और एक बैल है, काऊ और बुल है, इनसे जो नेक्स्ट इनमें मेटिंग करा दी और इनकी जो ब्रीड थी ना वो सेम थी, पता था कि इनके एंसेस्टर सेम है, इनके फीचर्स कैरेक्टर्स काफी हद तक सेम है, तो हो सकता है मेल चाइल्ड हो सकता है फीमेल चाइल्ड हो, ये सिंबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसको 4 से 6 जनरेशन तक लगातार हम कर रहे हैं। मतलब इस जैसे अब काऊ और बुल की मीटिंग करा दी, इससे मान लो 5 ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए, इन 5 में से देख लिया सुपीरियर मेल कौन सा है, सुपीरियर फीमेल कौन सा है, फिर उनकी मीटिंग करा दी, फिर उनकी मीटिंग से 5-6 बच्चे पैदा हुए, उनमें देख लिया सुपीरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है, उनकी मीटिंग करा दी। 4 to 6 जनरेशन तक अगर ऐसे ही चलता गया तो दिस इज नोन एज दी इन ब्रीडिंग। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनिमल ब्रीडिंग कराने के 2 तरीके हैं, गो फॉर द इन ब्रीडिंग एंड गो फॉर द आउट ब्रीडिंग। हम इन ब्रीडिंग को डिस्कस करते हैं। नाम से पता लगता है कि ब्रीडिंग बिटवीन द एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, राइट। एक ही ब्रीड के एनिमल्स में मीटिंग करा रहे हो। ब्रीड का मतलब क्या है, क्लोजली रिलेटेड है, जेनेटिकली एंसेस्टर्स इनके सेम है, और ये 4 से 6 जनरेशन तक होता है। ठीक है, मान लो पहले एक सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल डिसाइड कर ले। सुपीरियर मेल फीमेल में कैरेक्टर के बेसिस पे देखा जाएगा, इनसे ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, इनमें देख लिया सुपीरियर मेल फीमेल कौन है, उनकी ब्रीड करा दी। 4 से 6 जनरेशन तक ऐसे ही चल रहा है, एक ही जनरेशन है, एक ही पूर्वज है, एक ही परिवार चला आ रहा है, उसी में ब्रीड होती जा रही है, मीटिंग होती जा रही है, कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा ब्रीडिंग के अंदर। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया, इन ब्रीडिंग। इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके लॉसेस भी हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, प्योर लाइंस बनेगी। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम मेंटल वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाला चैप्टर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए एक बार सिर्फ सुन लो इसको कि फायदा क्या होगा, प्योर लाइंस बनती हैं। प्योर लाइंस का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आ रहे, बाप दादा के जो आंखें हैं वो ब्राउन थी फॉर एग्जाम्पल किसी की, आगे 4-6 जनरेशन तक वही कैरेक्टर आता जा रहा है, अलग नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोला जाएगा कि ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये प्योर है, वही सेम कैरेक्टर आता ही जा रहा है। ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टर फिक्स हो सकते हैं, लेस डिजायरेबल जो नहीं चाहिए वो एलिमिनेट हो सकते हैं अगर आप इन ब्रीडिंग कराते हो तो, सुपीरियर जो जीन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और यूनिफॉर्मिटी आती है, एक जैसे से रिजल्ट्स आते हैं। ये जेनेटिक्स पढ़ने के बाद हर एक वर्ड क्लियर हो जाएगा आपको। डिसएडवांटेज क्या है, लॉस क्या है, कभी कभी फर्टिलिटी चली जाएगी, बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं। क्यों, हमारे नेचर में, हमारे धर्म में अपने ही परिवार में शादियां अलाउड नहीं है, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि एक ही परिवार का जीन पूल सेम रहता है तो उसमें बर्थ डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रिसेसिव जीन कई बार एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, जेनेटिक डिसीजेस बढ़ सकती हैं। और ये जो फीचर है ना, फर्टिलिटी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए, इसको बोला जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग की वजह से जो डिप्रेशन आया है, जो फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई है, जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, दिस इज नोन एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है कि एनिमल्स के बीच में ब्रीड कराना, एनिमल्स के बीच में मीटिंग कराना ताकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ सके। पर्पस क्या होता है कि डिजायरेबल कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करना होता है और यील्ड को बढ़ाना होता है। 2 तरह से एनिमल ब्रीडिंग की जा सकती है, एनिमल इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग बड़ा ही सिंपल है, एक ही ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स आपस में मेट कर रहे हैं टिल 4 to 6 जनरेशंस, चलता ही जा रहा है। ये एक ही ब्रीड है, बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म उस ब्रीड में नहीं आ रहा, मीटिंग नहीं हो रही, उसी ब्रीड के बीच में मीटिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, इन ब्रीडिंग। इसके अपने आप में फायदे भी बहुत है और अपने आप में इसके लॉसेस भी बहुत है। बेनिफिट्स क्या होंगे कि प्योर लाइन्स आएंगी, कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम आ सकते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर को फिक्स किया जा सकता है, अनडिजायरेबल को हटाया जा सकता है, सुपीरियर जीन्स आ सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी आती है एक ब्रीड के अंदर। डिसएडवांटेज क्या है कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फर्टिलिटी का मतलब है कि उनकी आगे मेट करने की कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि ये एग प्रोड्यूस करना, मिल्क प्रोडक्शन करना, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, इस सबको क्या कहा जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर किसी जनरेशन में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है, नॉलेज नहीं थी किसी को, एक ही ब्रीड में 5-6-7 जनरेशन तक इन ब्रीडिंग करते रहे वो, ठीक है, एक वक्त आया कि जो नए ऑर्गेनिजम्स आगे आए वो क्या थे कि उनकी फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तब उस फार्म वाले को, मालिक को समझ में आया कि तो गड़बड़ हो रहा है, तो इसको क्या कहा गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। वो किसी वेटनरी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी रिसर्च वाले के पास जाएगा जो इस पे रिसर्च करता हो,
उसको ये पूछेगा भी ऐसे ऐसे क्यों हो गया कि पहले तो यही गाय इतना सारा दूध देती थी, अब इतना सालों से मैं इसको रख रहा हूँ, इसकी इतनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, अब इसका दूध है जो इतना मिल्क प्रोडक्शन कम हो चुका है, रीजन क्या है? तो वो झट से बता देगा कि अगर आप इनब्रीडिंग कर रहे थे तो इसमें क्या आ चुका है, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मतलब अब आपको जरूरत है कि नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। सोल्यूशन क्या है इसका? आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या किया जाएगा, वो उसको सजेस्ट करेगा कि देखो ब्रीड चेंज नहीं करनी है आपने, गाय की ब्रीड सेम होगी, लेकिन अब उनकी मेल या फीमेल की मेटिंग ऐसे होनी चाहिए कि उनके एंसेस्टर सेम ना हो। समझ रहे हो? उसको क्या बोलेंगे हम? आउट क्रॉसिंग। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रीड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर भी सेम रहे हो, ठीक है? आप उसी में ही मेटिंग कराए जा रहे हो, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, एक जनरेशन ऐसी आएगी जिसकी प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी बहुत ज्यादा डाउन चली जाएगी। उसका सोल्यूशन क्या है? आउट क्रॉस करा दो। आउट क्रॉस का मतलब है कि गाय या बैल की ब्रीड चेंज नहीं करनी। ये पोल्ट्री वर्ड्स में भी हो सकता है, डेयरी में भी हो सकता है, किसी भी लाइफ स्टॉक में ये अप्लाई होती हैं चीजें, जरूरी नहीं है कि गाय में ही है, मैं सिर्फ उसका नाम ले रही हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, ब्रीड चेंज नहीं कर सकते हो, ब्रीड वही होनी चाहिए। ऐसा काऊ या बुल ले लो जिनके एंसेस्टर सेम ना हो, तो कहीं ना कहीं तो वेरिएशंस आ गई ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? आपने अगर ब्रीड चेंज कर दी तो आप आउट ब्रीडिंग में चले गए, ठीक है? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हम ब्रीड को चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन? आप कह सकते हो कि आउट क्रॉस करवा दो, ब्रीड चेंज नहीं करनी, ठीक है? पहले क्या हो रहा था इनब्रीडिंग के अंदर, देखो एक काऊ है, इसकी एक बुल से मीटिंग हो रही थी, इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे, ठीक है? ऐसा चलता गया टिल 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन के बाद जो काफ आने लगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन चली गई और उनकी फर्टिलिटी भी डाउन चली गई। अब क्या किया जाएगा, ये काफ मान लो मेल हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? इसमें से एक सुपीरियर वाला चुन लिया। अब अगर ये मान लो मेल था तो इसकी एक ऐसी फीमेल काउ से मीटिंग कराई जाएगी कि इनके क्या होंगे, जो एंसेस्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए? अननोन। ब्रीड तो सेम है, हम ब्रीड चेंज नहीं कर रहे, लेकिन एंसेस्टर्स क्या है इनके? अननोन। उसके बाद जो काफ आएगा, ऐसा कहा जाता है उसमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है और क्या बढ़ जाएगी? फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। आपने क्या किया? ब्रीड चेंज नहीं करी, आपने सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए जिनके एंसेस्टर्स का आता पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो वेरिएशंस आएंगी ना। नेक्स्ट आता है आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग समझ में आ गया होगा, उसको एक बार खुद से रीड करना आप लोग। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन टू अनरिलेटेड एनिमल्स। इनब्रीडिंग क्या था? ब्रीडिंग बिटवीन द टू हाईली रिलेटेड एनिमल्स। ये अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड के मतलब कई है, ऐसा हो सकता है कि ब्रीड सेम हो बट उनके एंसेस्टर्स अलग अलग हो, तो उसको क्या कह दिया? आउट क्रॉस। ऐसा भी हो सकता है कि ब्रीड ही अलग अलग हो, हमने क्या कह दिया? क्रॉस ब्रीडिंग। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पीशीज ही अलग अलग हो, तो वो क्या हो जाएंगी? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बीच में मीटिंग करानी है। हो सकता है ब्रीड सेम हो, एंसेस्टर्स अलग अलग हो, इसको क्या दोगे आप? आउट क्रॉसिंग का नाम। हो सकता है ब्रीड ही अलग अलग हो, तो वो क्या कर गया? क्रॉस ब्रीडिंग। हो सकता है स्पीशीज ही अलग अलग हो, तो उसमें क्या होगा? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बहुत क्लियरली बता सकते हो कि आउटक्रॉसिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ आउटब्रीडिंग जहां पर दो ऑर्गेनिजम्स की ब्रीड सेम होती है बट उनके एंसेस्टर सेम नहीं होते, तो काफी हद तक ये एक दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पूर्वज अलग अलग हैं। दिस इज नोन एज दी आउट क्रॉसिंग, ठीक है? आउट क्रॉसिंग के बेनिफिट क्या होंगे कि ये इंटर ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने में काफी हद तक मदद करेगा। इन ब्रीडिंग में आप ब्रीड चेंज नहीं कर सकते हो, आप एंसेस्टर्स तो अलग ले सकते हो, तो इसीलिए उसका ये बेनिफिट है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है? ब्रीड ही चेंज हो जाती है। ब्रीड का मतलब है, पंजाब में क्या किया गया था? भेड़ थी, शीप, शीप फीमेल शीप ली गई थी, बीकानेरी ईव इसका नाम था। मेल शीप लिया गया था, मेरिनो राम्स इसका नाम था। ये दो अलग अलग, देखो ब्रीड बिल्कुल अलग, स्पीशीज एक ही है, भेड़ी है, शीप है ये, ठीक है? ब्रीड दोनों की अलग अलग है। इनको कंबाइन करके एक हाइब्रिड बनाया गया था, हिसार डेल
जिसका नाम है, ये हाइब्रिड था और ये पंजाब में डेवलप किया गया था। इसको डेवलप करने का पर्पस क्या था कि वूल की प्रोडक्शन इनहांस कर सके। ये दिखाया हुआ है इस इमेज में। हिसार डेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो राम्स। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फीमेल कौन था, मेल कौन था। बीकानेरी ईव फीमेल थी, मेरिनो राम जो था वो क्या था, मेल था, और ये हाइब्रिड आया था। दिस इज दी हिसार डेल। ठीक है। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, नाम से ही पता लग रहा है, मेटिंग हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है दो अलग अलग स्पीशीज में जो कुदरती तौर पर एक्सेप्टेबल नहीं है। नेचर इसको कतई एक्सेप्ट नहीं करती कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में मेट करें, बट ऐसा होता है, कई बार फोर्सफुली कराया जाता है, कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो क्या होगा, हाइब्रिड ही होगा। एग्जाम्पल क्या है, म्यूट। जैसे देखो डोंकी है और हॉर्स है, डोंकी गधा, हॉर्स और घोड़ा हो गया। मेल डोंकी हो, फीमेल हॉर्स हो, तो उनसे जो हाइब्रिड बनता है उसको बोलते हैं म्यूल। हिंदी में खच्चर बोलते हैं, हिली एरियाज में यूज होते हैं बोझा ढोने के लिए। इनका कोई फायदा नहीं है और ये सिर्फ बोझ उठाने के काम आते हैं, स्टेराइल होते हैं, ये आगे आगे नई जनरेशन को जन्म नहीं दे सकते। देखो ये एक्सेप्टेबल नहीं था कुदरती तौर पर फिर भी ये कराया गया, म्यूल पैदा हुए। म्यूल से आगे आने वाली जनरेशन नहीं हो सकती क्योंकि ये होते ही स्टेराइल है, तो नेचर ने खुद ही एक स्टॉप लगाया हुआ है कि ये आगे प्रोसेस नहीं बढ़ना चाहिए। उल्टा कर दें, अगर डोंकी फीमेल हो, हॉर्स मेल हो, तो क्या बनते हैं, हिनी बनते हैं। जेब्रा और डोंकी के मेल से जोंकी बनते हैं। ऐसे कई सारे हाइब्रिड बनाए गए हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पज से, विलिंगली बनाए गए हैं, जिनसे कई बार बेनिफिट्स भी होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था जो हम लोग अब डिस्कस कर रहे थे आज, कि सबसे पहले हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मैं एक बार शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया। इसमें हमने पढ़ा कि आप डेयरी फार्म को कैसे मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और आप पोल्ट्री फार्म को कैसे मैनेज कर सकते हो। समझ में आ रहा है। डेयरी फार्म में कौन कौन से एनिमल है, पोल्ट्री फार्म में कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनसे हमें क्या मेन फोकस है, मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ से हमारा क्या मेन फोकस है, एग की प्रोडक्शन करना और एक मीट की प्रोडक्शन करना। ठीक है, MEAT, राइट। तो इनको आप मैनेज कैसे करोगे। फिर हमने किया, इनको मैनेज कर लिया, नेक्स्ट स्टेप एनिमल हस्बेंड्री का एक ये भी बड़ा अहम हिस्सा है, एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है एनिमल्स के बीच में मेटिंग कराना। इसके हमारा एम क्या था, एक तो हमें यील्ड बढ़ानी है, ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो बढ़ाएंगे ना, अगर 10 गाय हैं तो हमेशा 10 थोड़ी रहेंगी, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। प्लस हमारी जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। एनिमल ब्रीडिंग दो तरीके से की जा सकती है, इन ब्रीडिंग, ठीक है, और एक क्या था फिर, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में आपको पता है ब्रीड सेम होनी चाहिए, उनके सेम ही क्या है, एंसेस्टर। ऐसा 4 to 6 जनरेशन तक चलता रहा तो, लेकिन इसका एक नुकसान आता है, क्या आ जाता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर आप एक ही जनरेशन में लंबे समय तक मीटिंग कराते रहते हो तो फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही क्या चली जाती हैं, डाउन चली जाती है, तो हमारा फिर काम खराब होना शुरू हो जाएगा। इसको ओवरकम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, फिर आउटब्रीडिंग में। आउटब्रीडिंग का मतलब होता है दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग कराना। ये अनरिलेटेड कई तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है उनकी ब्रीड ही अलग अलग हो, राइट, हो सकता है ब्रीड सेम हो लेकिन उनके एंसेस्टर्स अलग अलग हो सकता है उनकी स्पीशीज ही अलग अलग हो। ध्यान देना, आउट ब्रीडिंग में अगर ब्रीड सेम है, एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, तो क्या बोलोगे, आउट क्रॉसिंग। ठीक है, ब्रीड अलग अलग है तो क्या बोलोगे, क्रॉस ब्रीडिंग। ब्रीड क्रॉस कर दिए भाई, ब्रीड ही अलग अलग है। अगर स्पीशीज अलग अलग है तो हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको नेचर जो है वो सपोर्ट नहीं करती। राइट, मैं बता रही हूँ, आउट ब्रीडिंग,
आउट ब्रीडिंग में हो सकता है कि ब्रीड सेम हो, बट इनके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है ब्रीड ही अलग अलग हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पीशीज हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो। अगर ये वाला केस है तो इसको क्या बोला गया था, आउट क्रॉस। आपने आउट क्रॉस करा दिया, आपने ब्रीड चेंज नहीं करी, ब्रीड ही चेंज हो गई तो क्या कहा गया उसको, क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, स्पीशीज डिफरेंट हो गई तो क्या कहा गया उसको, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जो नेचर में सपोर्टिव नहीं है। और अगर दो स्पीशीज की मेटिंग से ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो ये आगे फर्टाइल नहीं होते। इनके और बेनिफिट्स होते हैं, जैसे म्यूल है वो बहुत ज्यादा भार उठाने के काम आता है, हिल एरियाज पे ये यूज होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे। इसको रीड करो, नोट्स में से कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है वो करो, कहीं कोई डाउट आता है तो मुझे व्हाट्सएप टॉक करना। Excuse me, ma'am. Ma'am, हाँ जी, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन था डाइवर्स एस्पेक्ट्स ऑफ डेयरी कीपिंग, वो क्या आएगा? क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिपोर्ट लिख के भेजो मुझे एक बार। यस मैम। ये तुम लोग सिर्फ 10 ही आते हो, बाकी लोग कहाँ है? कोई बीच में लेट ज्वाइन करते हैं, कोई करते ही नहीं है, क्या चक्कर है ये? कहाँ है बाकी लोग? मैसेज करो मुझे।